एमसीयू शुरुआती दौर से ही मार्वल वालों को साइंस का कीड़ा कुछ इस तरह काटा था कि उन्होंने थॉर को एक गॉड की जगह एक एलियन ही बना दिया, जहां वो बोल तो बहुत कुछ किए लेकिन चीजें कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर अब जब एंड गेम के बाद फैंस को थॉर और भी ज्यादा पावर में चाहिए तो ये धीरे धीरे लव एंड थंडर के लिए उल्टी गुलाटी मारने लगे हैं। बट फिर भी आज तक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बना हुआ है कि एमसीयू में डार्क एनर्जी है क्या। आई मीन अब तो व्हाट इफ के पार्टी थॉर वाले एपिसोड में ये शब्द अगेन हमारे सामने आया है, तो इसका थॉर की पावर से कुछ कनेक्शन तो होना ही चाहिए। सो इसी को आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों डार्क एनर्जी थॉर लव एंड थंडर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और कैसे ये गार्डियंस की पावर का सोर्स है। तो आज इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये थॉर से जुड़े सबसे बड़े सीक्रेट को एक्सप्लेन तो करेगी ही, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो हम आज जानेंगे। पर शुरू करने से पहले लाइक के बटन को स्मैश कर दिया करो यार। तो चलिए फिर थंडर गॉड से जुड़े इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारा यही क्वेश्चन होगा कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या और क्या रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हमें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, बिल्कुल इसके जैसे एक लेबोरेटरी खोलनी पड़ेगी नासा की तरह, और फिर पागलों की तरह बुढ़े होने तक वहाँ काम करना होगा। जहाँ डार्क एनर्जी मिले ना मिले तुम ऊपर की टिकट जरूर कटवा लोगे। खैर जोक्स अपार्ट, बट ये थिंग एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट करती है। जहाँ ये है क्या और कहाँ है आज तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर अभी एक हफ्ते पहले साइंटिस्ट ने धरती के काफी नीचे जाके एक्सपेरिमेंट में इसे डिटेक्ट करा है। जहाँ ये बात कितनी सच है हमें नहीं पता, तुम्हें लगी तो बता देना। लेकिन जितना साइंस के धुरंधरों का मानना है, हमारा यूनिवर्स 5% मैटर से बना है, 25% डार्क मैटर एंड 70% इज डार्क एनर्जी। जहां डार्क मैटर एक्चुअली गैलेक्सीज जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बने रहने की वजह है, यानी तुम जिंदा अंधेरे की शक्ति से ही हो, क्योंकि गैलेक्सीज में इतना ग्रेविटेशन पुल नहीं होता कि वो स्टार्स और प्लैनेट्स को होल्ड करके रख सके। जहां डार्क मैटर ही ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं है बट एग्जिस्ट करके गैलेक्सीज को जोड़े रखती है। सो बाकी बचा एम्प्टी स्पेस जो खाली नहीं होता क्योंकि उसमें रहती है डार्क एनर्जी, एक अननोन काइंड ऑफ फोर्स जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो अब शायद तुम समझ गए होगे कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। जहां थॉर 1 के राइटर्स ने इसी को एक बहुत दिमाग वाले बंदे से डिस्कस करके एमसीयू में भी डाल दिया। बट तुम जानते हो मूवीज वाले ऐसी चीजों को क्या क्या बना सकते हैं। एमसीयू में भी डार्क एनर्जी को एसगार्डियन से जोड़ दिया जाता है। बट अब तुम्हारा सवाल होगा कि हाँ चलो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट एमसीयू में है और बट इफ के एपिसोड में थॉर भी इसकी बात कर चुका है, पर ये एसगार्ड और थॉर से जुड़ी कैसे है, तो इस पे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि एसगार्ड की हिस्ट्री में डार्क एनर्जी यूज हुई कहाँ है। सो सबसे पहला इंसिडेंट था अवेंजर्स 1 में, जब लोकी के इन्वेजन को रोकने के लिए थॉर को अर्थ पर भेजा जाता है। इस टाइम बाइफ्रॉस्ट तबाह हो चुका था, इसलिए लोकी थॉर से कहता है कि ऑल फादर ओडिन को बहुत सारी डार्क एनर्जी मस्टर करनी पड़ी होगी, तभी वो बिना बाइफ्रॉस्ट के उसे अर्थ पर भेज पाए। दूसरा इंसिडेंट था इन्फिनिटी वॉर में, जब हेमडाल बिना बाइफ्रॉस्ट ब्रिज के हल्क को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ उसने कहा था ऑल फादर्स लेट द डार्क मैजिक फ्लो थ्रू मी वन लास्ट टाइम। ये चीज सारी बातों को एक्सप्लेन कर देगी क्योंकि ओडिन ने भी ऐसे ही थॉर को अर्थ पर भेजा था। बाकी थर्ड इंसिडेंट है पार्टी थॉर के व्हाट इफ एपिसोड में, जब थॉर और कैप्टन मार्वल की बैटल के दौरान फ्रीगा उनके बीच आ जाती है। तब भी थॉर ने कहा था कि मदर आपको ये करने के लिए बहुत सारी डार्क एनर्जी मस्टर करनी पड़ी होगी। सो ये तो हमने देख लिया कि डार्क एनर्जी का मेंशन हुआ कहाँ है, पर अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें हैरान कर देगा। एक्चुअली थॉर द डार्क वर्ल्ड प्रीलूड कॉमिक में हम डार्क एनर्जी को एसगार्ड में ही देख चुके हैं। वहाँ एक्चुअली थॉर को अर्थ पर भेजने से पहले ओडिन एक बहुत ही पावरफुल मशीन के सामने खड़े होते हैं जो डार्क एनर्जी को यूनिवर्स से इकट्ठा कर रही थी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उरू मेटल से बनी थी और वही एनर्जी जा रही थी बाइफ्रॉस्ट ब्रिज पर। यानी एसगार्ड लगातार कई हजारों सालों से डार्क एनर्जी कलेक्ट कर रहा था और उसी से वहाँ बाइफ्रॉस्ट ब्रिज भी चलता है एंड मैक्सिमम मैजिक भी। इसलिए तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि क्यों हेला और थॉर की पावर्स एसगार्ड पर बढ़ जाती थी। पर अब यहाँ सवाल है कि ठीक है डार्क एनर्जी एसगार्ड यूज करता था बट उसके तबाह होने के बाद भी थॉर की पावर्स रही थी, तो ये कैसे। सो ये समझने के लिए पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि थॉर की नॉर्मल पावर्स जेनेटिकली उसकी अपनी है, क्योंकि अगर डार्क एनर्जी की वजह से उसे पावर्स मिलती तो ऐसे तो सभी एसगार्डियंस के पास कुछ न कुछ स्पेशल होना चाहिए था जो नहीं है। यानी थॉर, हेला, ओडिन, हेमडाल, फ्रीगा ये पांचों नॉर्मल एसगार्डियन से जेनेटिकली अलग हैं, बट इन्हीं की पावर्स को डार्क एनर्जी का गुना बढ़ा देती है, जहां चाहे ये फिर एसगार्ड के एनवायरमेंट की वजह से हो या फिर स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन की वजह से, जो बाइफ्रॉस्ट को समन करना, थॉर को मौत के मुंह से भी वापस ले आना, ये सब कर लेता हो। और ये मैं बता रहा हूँ कि डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये सब होता था, क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर भी बाइफ्रॉस्ट को समन करता है। बट अब यहाँ एक बात समझना, ये थिंग अगर इनडायरेक्टली एसगार्ड या किसी वेपन के थ्रू इन्हें मिले तभी इन्हें अपग्रेड करेगी, लेकिन डायरेक्टली इसे मस्टर करना बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जो थॉर द डार्क वर्ल्ड प्रीलूड कॉमिक में ओडिन खुद बोल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ एक और पॉइंट भी है, मेरे अकॉर्डिंग डार्क एनर्जी पूरे एसगार्ड में थी, इसलिए वहाँ की गुफाओं को लोकी बाइफ्रॉस्ट की तरह यूज कर लेता था। यानी इट इज पॉसिबल कि यही एनर्जी एक्चुअल में ओडिन फोर्स का एमसीयू वर्जन हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 70% यूनिवर्स का हिस्सा है जो एमसीयू में ओडिन फोर्स के लेवल को जस्टिफाई कर पाएगा, जहाँ से डायरेक्टली यूज करने पर ये ओडिन को ओडिन स्लीप में डाल चुकी है और इसी तरह कॉमिक्स में ये पावर काम करती है। तो मुझे जो लगता है मैंने बता दिया, बट अब हेमडाल वाले डायलॉग पर आते हैं कि क्यों उसने कहा था कि ऑल फादर्स लेट द डार्क मैजिक फ्लो थ्रू मी वन लास्ट टाइम। इसके पीछे एक प्लॉजिबल कहानी है। एसगार्ड के बनने से भी पहले हम जानते हैं कि एसगार्डियंस काफी ओल्ड हैं, तो हो सकता है ओडिन के पिता बोर और उससे पहले के भी ऑल फादर्स ने डार्क एनर्जी को मस्टर करना सीख लिया हो, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इसे यूज कर पा रहे होंगे क्योंकि ये बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जहां ओडिन ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए फिर एसगार्ड को बनाया होगा एज पर रैग्नारॉक सीन्स, जो डार्क एनर्जी को खुद कलेक्ट कर सके एंड देन उसे इनडायरेक्टली एसगार्डियंस को प्रोवाइड कर सके ताकि वो भी मैजिक को यूज कर पाए। बट यहाँ सिर्फ ऑल फादर्स ही थे जो ऐसा करने के काबिल थे एंड वी नो ओडिन एंशिएंट वन की तरह यूनिवर्सल रियलिटी को पार करके मरने के बाद भी थॉर के विजन में आ चुके हैं, यानी वो किसी और को भी डार्क एनर्जी का एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो हेमडल के शब्दों से पता लग रहा था। खैर उसने डार्क मैजिक कहा था लेकिन मतलब यही था एंड इसी एनर्जी का ओडिन फोर्स की तरह एक्ट करना काफी रीजनेबल लगता है। बट हाँ ऐसा है कि ये कैपेबिलिटी जेनेटिकली ऊपर के लेवल वाले एसगार्डियंस को ही मिली हो, लाइक पहले के ऑल फादर्स ओडिन, थॉर, हेमडल, हेला और फ्रीगा भी, जिनमें से कौन कितने अच्छे से इस एनर्जी को यूज कर पाता होगा अभी हमें नहीं पता। पर हाँ इसके अलावा एसगार्डियंस की लाइफ में दूसरी यूनिवर्सल और अदर डायमेंशंस की फोर्सेस भी होंगी, लेकिन 10 सालों बाद भी हमें सिर्फ डार्क एनर्जी का ही जिक्र मिलता है। इवन ओडिन फोर्स की बात आज तक ढंग से नहीं हुई है। जहाँ थॉर रैग्नारोक के सीन में ऐसा हुआ था बट फिर उसे डिलीट कर दिया गया था। बाकी पावर बुरी है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स में ही नेचुरली एग्जिस्ट करती है और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज भी दूसरे डायमेंशंस की एनर्जी को यूज करके अपनी स्पेल्स कास्ट करता है। अब इस एनर्जी के और भी फंक्शन सुन लो। एसगार्ड में रहते हुए इसे यूज करके फ्रीगा काफी पावरफुल मैजिक
क्रिएट कर चुकी है, लाइक खुद को बिना बाइफ्रोस्ट के लोकी के सामने प्रोजेक्ट करना जब वो अर्थ को इन्वेड करने की सोच रहा था, एंड इवन फ्यूचर तक देख लेना। इसी वजह से लोकी ने रैग्नारोक के टाइम थॉर से कहा था कि वो कोई विश थोड़ी ना जो फ्यूचर देख ले, जहाँ उसकी मदर फ्रीगा ऐसा कर सकती है। तभी तो वो एंड गेम वाले थॉर को देखते ही पहचान गई थी कि वो टाइम में पीछे आया है। और हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल भी चकित नहीं हुई थी। मतलब क्या पता ऐसी चीजें पहले भी एसगार्ड में हो चुकी हूँ। इसके अलावा भी डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट दोबारा एमसी में मेंशन हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थॉर इसे लव एंड थंडर में यूज करते हुए दिखेगा, क्योंकि ओडिन फोर्स अभी तक हमें उस तरह नहीं दिख पाई है जैसे दिखनी चाहिए थी, एंड डार्क एनर्जी भी एक सीक्रेट ही है। बाकी एमसीयू के पहले के टीवी शोज में डार्क फोर्स भी दिख चुकी है, जो एक्चुअल में डार्क मैटर था, जिसकी पावर्स भी बहुत तगड़ी थी, लाइक इनविजिबिलिटी, मैटर अब्जॉर्प्शन, शैडो सोल्जर्स, टेलीपोर्टेशन, दूसरों के फियर्स को महसूस करना, इवन दूसरों को कंट्रोल तक कर लेना। बट वहाँ टीवी शोज में इस फोर्स को दूसरे डायमेंशन का बताया गया है, लेकिन डार्क मैटर एक्चुअली इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू मैलेकिथ, क्योंकि उनका पूरा रेल्म इसी पावर के अराउंड रहता है, जहाँ ये पूरे यूनिवर्स को भी ईथर की मदद से डार्क मैटर में कन्वर्ट करने वाले थे, बट थॉर ने रोक दिया। यानी अगर ओडिन फोर्स का कॉन्सेप्ट मार्वल वाले डार्क एनर्जी से लिंक करते हैं तो भाई साहब लव एंड थंडर बहुत कमाल की होगी। बाकी मैंने जो ये सब बताया ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, बट डार्क एनर्जी फिर भी एसगार्ड में यूज होती थी और आगे भी दिखेगी, क्योंकि बार बार इसका मेंशन मिल रहा है। नाउ आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, एसगार्ड एमसी में एग्जिस्ट कहां करता था। सो ये भी मैंने थॉर द डार्क वर्ल्ड में ही नोटिस किया था, जब जेन फोस्टर पहली बार ईथर से इन्फेक्ट होकर एसगार्ड गई थी। वह ओडिन जब उसे ईथर के बारे में बताने के लिए चैम्बर में ले जाते हैं, तो वहां यग्drasil यानी वर्ल्ड ट्री का कॉमिक्स वाला वर्जन था, जिस पर डिफरेंट गैलेक्सीज घूम रही थी, यानी एसगार्ड और बाकी सभी 9 रेल्म्स डिफरेंट गैलेक्सीज में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन पार्टी थॉर वाले एपिसोड से है कि क्या उस यूनिवर्स का थॉर मेन एमसी वाले थॉर से ज्यादा पावरफुल है, और वो इतना वियर्ड क्यों था। तो जवाब है हाँ, वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रैग्नारोक से पहले वाले थॉर से। इसका रीजन यही है कि वो कैप्टन मार्वल के साथ फाइट के दौरान कितने पहाड़ों से टकराया था, वो भी बिना किसी चोट के। ये मूवीज वाले थॉर के लिए एवेंजर्स 1 के टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम जब लोकी ने चालाकी से थॉर को हल को कैप्चर करने वाले शील्ड के चैम्बर में डाल दिया था और फिर हेलिकैरियर से नीचे फेंक दिया था, तो उसे सर्वाइव करने के लिए थॉर को चैम्बर को तोड़कर बाहर कूदना पड़ा था। इवन तब भी वो जख्मी हो जाता है। एंड व्हाट इफ के एक सीन में उसकी आंखें लाइटिंग से चमक रही थी, जो मूवीज में तभी हुआ था जब वो रैग्नारोक में ये जान जाता है कि उसकी पावर्स का सोर्स वो खुद है, ना कि उसका हैमर। बट ये सिर्फ एक गेस है, पर फिर भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में पार्टी थॉर वाला वर्जन बहुत आगे है। बाकी उसकी पावर्स कैसी रहेंगी नेक्स्ट व्हाट इफ के एपिसोड में पता चल जाएगा। और वियर्ड होने का क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो हाँ वो वियर्ड है, क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं है किसी भी बात की, नहीं ऊपर से पार्टीज करता रहता है और सब उसके दोस्त हैं, चाहे फिर वो दुश्मन ही क्यों ना हो। मतलब उसकी लाइफ टोटली चिल थी, अंटिल अल्ट्रॉन उसके यूनिवर्स में नहीं आ गया। नाउ गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन तो कमेंट्स में जरूर बताना।